नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। कोरोना काल में आज से आईपीएल 13 का आगाज होने जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में यह पहला मुकाबला होगा। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में पहली टक्कर होगी। भारतीय समय के मुताबिक शाम के 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। 10 नवंबर को खेला जाएगा टूर्नामेंट का फाइनल। तो आपको बता दें कि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहली बार मुकाबला आईपीएल के 12वें सीजन के फाइनल में हुआ था, जिससे मुंबई ने चेन्नई को 1 रन से मात देकर खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी पिछली का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई की टीम पहली जीत दर्ज करने के इरादे से ही खेलेगी, क्योंकि 2014 के सीजन में मुंबई ने यूएई में 5 मुकाबले खेले थे, लेकिन एक भी मैच टीम को जीत नहीं हासिल हो पाई थी। और लंबे में किसान की खुदकुशी का मामला गरमाया। परिवार के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े हैं किसान संगठन। आज भटिंडा प्रशासन के साथ किसानों की अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में अगर बात नहीं बनती तो शव के साथ धरने पर बैठ जाएंगे किसान। कल बादल गांव में किसान ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। बताया जा रहा है कि कृषि बिलों के खिलाफ चल रहे धरने के दौरान ही जहर खाकर किसान ने अपनी जान दी थी। धरने पर बैठा हुआ था और उसी दौरान जहर निकल गया। मानसा का रहने वाला मृतक किसान कर्ज से परेशान था। इन्फो जानकारी के मुताबिक प्रीतम सिंह नाम के इस किसान पर 8 से 10 लाख तक का कर्ज था। 55 वर्षीय किसान के 2 भाई भी थे और दोनों की शादी अभी नहीं हुई थी। ऐसे में वो मानसिक तौर पर लंबे वक्त से परेशान चल रहा था। इसके साथ ही कृषि बिलों को लेकर भी लगातार तनाव बना हुआ था और कई दिनों से पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर चल रहे धरने पर बैठा था, लेकिन आखिरकार उसने जहर निगलकर अपनी जान दे दी। तो आपने देखा प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है और पंजाब में तो आलम ऐसा है कि किसानों के साथ साथ हर कोई सियासी दल इसके खिलाफ खड़ा है। जहां तक कि अकाली दल ने भी बीजेपी को आंख दिखा दी है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मोदी सरकार कानूनों को ताक पर रखकर आगे बढ़ रही है। और पीएम मोदी ने यह बात शुक्रवार को अपने संबोधन में भी साफ कर दी है। मोदी सरकार जिन बदलावों को किसानों के लिए क्रांति बता रही है, उसी के खिलाफ पहले किसान, फिर विरोधी और अब अपने खड़े हो चुके हैं। बावजूद इसके लगता नहीं कि बीजेपी कृषि कानूनों पर कदम पीछे खींचने वाली है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवरों से भी साफ हो गई, जब उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। निशाना सीधे तौर पर कांग्रेस पर था। चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। विपक्ष का इल्जाम है कि नए कानूनों से खेतीबाड़ी भी बड़े कारोबारी घरानों के हाथ चली जाएगी, जबकि सरकार का दावा है कि नए कानूनों से किसानों को सीधा फायदा होगा। और विरोध करने वालों पर पीएम ने ये तक कह दिया कि ये सब बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने
बहुत आवश्यक थे। किसानों को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि नए कानूनों के बाद सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने दोहराया कि ऐसा किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि नए कानूनों से तो किसानों को पूरे देश में अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। नए कानून पर कई सवाल और कई शंकाएं हैं। आलम यह है कि विरोधी तो विरोधी अपने गठबंधन के साथी भी आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी सरकार अपने रुख पर कायम है और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीनों बिलों की मजबूत पैरवी की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कृषि बिल पर मचे सियासी बवाल के बीच हरियाणा कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हुड्डा ने सरकार से ये पूछा है कि मंडी से बाहर बिकने वाली फसल के एमएसपी की क्या होगा। सरकार एमएसपी मिलने का भरोसा दे। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। हुड्डा ने यह भी कहा कि कोरोना काल के बाद कोरोना बड़ा किसान आंदोलन भी होगा। हमने आग्रह किया है कि असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दे रखा है, एक प्रस्ताव भी दे रखा है। जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं एग्रीकल्चर पे तीनों, उनके विरोध में, क्योंकि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंसेस हैं, जिससे किसान, मजदूर और जो आपके व्यापारी आड़ती हैं, तीनों को नुकसान होगा। अगर इसको करना है तो चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए, जिसमें प्रावधान हो कि जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा वो कानून में पनिशेबल बनाया जाए, तो हम संतुष्ट होंगे। किसानों के आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि विपक्ष के बहकावे में आकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन उन्हें यह समझ में आएगा, आंदोलन खुद ही समाप्त हो जाएगा। वहीं विपक्ष पर लग रहे आरोपों पर कुमारी सैलजा ने यह कहा है कि किसान अपना हित समझते हैं, उन्हें बहकाने की अब जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है कि ये किसानों की तरक्की के लिए है। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन किसानों को आज़ादी मिली है अब ये 3 अध्यादेश आने की वजह से। अब इसमें विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सबको ये बात समझ में आएगी और इससे किसानी को फायदा होगा, किसान आगे बढ़ेगा और किसान तरक्की। प्रोग्राम है आज पौधा रोपण का गोइंका स्कूल में, वहाँ भी जाएंगे और अपने किसान साथियों से भी मिलेंगे। इसके अलावा 21 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन, जो कि हम पूरे राज्य में कर रहे हैं, हर ज़िले में, यहाँ पर भी होगा। और यहाँ हमारे नवनियुक्त प्रभारी हैं श्री विवेक बंसल जी, वो खुद यहाँ आएंगे 21 तारीख। जो हमारे मजदूर, किसान, आड़ती भाई हैं, सब में बवाल मचा हुआ है और ये देश की, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को खराब करने का और निजी हाथों में बेचने का जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, ये उसका हिस्सा है। 25 सितंबर को पंजाब बंद की तैयारी की जा रही है। मुकम्मल बंद के लिए किसानों ने कमर कस ली है और आज मोगा में एक अहम बैठक होने जा रही है किसान संगठनों की। ये बैठक होगी सभी संगठनों को साथ लाने की। इसमें कोशिश की जाएगी। कृषि बिलों के विरोध में पंजाब बंद की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कृषि बिलों के विरोध में पिछले लंबे वक्त से पंजाब में
सियासत में भी उबाल आया हुआ है। इसके साथ ही किसानों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन भी लगातार जारी है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और संसद से लेकर सड़क तक लगातार हंगामा होता जा रहा है। इस बीच बड़ी बात यह है कि 25 सितंबर को इन्हीं सब मसलों को लेकर पंजाब बंद की तैयारी की जा रही है और मुकम्मल बंद के लिए किसानों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज एक अहम बैठक होने जा रही है। किसान संगठनों की यह बैठक होगी। सभी संगठनों को साथ लाने की इस बैठक में अहम तौर पर कोशिश की जाएगी। कृषि बिलों के विरोध में लगातार किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इन्हीं सब मसलों को लेकर आज ये बैठक अहम मानी जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा आज है। आज शाम करीब 4:30 बजे सोनीपत पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सोनीपत में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर कार्यक्रमों का होगा आगाज। जन्मदिन को लेकर सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है बीजेपी और इसी को लेकर आज जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर हैं। सोनीपत पहुंचेंगे। शाम के 4:30 बजे सोनीपत पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सोनीपत में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर कार्यक्रमों का विशेष तौर पर आगाज किया जाएगा। जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी मना रही है और यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरियाणा का दौरा है। और अब खबर हिमाचल से है। हिमाचल में भी 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने को हरी झंडी दे दी गई है। केंद्र की गाइडलाइंस के तहत ये स्कूल खोले जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के छात्र गाइडेंस लेने अब स्कूल आ सकेंगे। सिर्फ 50% अध्यापक ही स्कूल में आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। 21 सितंबर से ये स्कूल खुलेंगे। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी है, हरी झंडी दिखा दी गई है। 21 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। बच्चे परामर्श के लिए स्कूल आ पाएंगे। तो बड़ी खबर हिमाचल से, जहां पर केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक ही ये अहम फैसला हिमाचल सरकार की तरफ से लिया गया है। 9वीं से 12वीं तक के छात्र ही स्कूल आ पाएंगे। आपको बता दें कि स्कूल में भी 50% अध्यापक आएंगे और इन अध्यापकों से बच्चे परामर्श लेने स्कूल आ पाएंगे। प्रदीप ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी हिमाचल सरकार की तरफ से और किस तरीके की तैयारी स्कूल प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल कुसुम, देखिए पिछले कल ही हिमाचल कैबिनेट ने यह फैसला किया था कि जो स्कूल हैं वो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है और जो केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसी के मुताबिक ही तमाम स्कूल जो प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान हैं वो खोले जाएंगे। और जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र हैं वो स्कूलों में गाइडेंस लेने के लिए आ सकते हैं। अध्यापकों को भी बुलाया गया है। साथ में जो गैर शिक्षक हैं उन्हें भी 50% के हिसाब से स्कूल में उपस्थित रहने को कहा गया है। और जिस तरह से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं वो ऑनलाइन कक्षाएं भी अब स्कूलों से ही चलाई जाएगी। इसको लेकर भी योजना वो तैयार की गई है। कुल मिलाकर जो स्कूलों को लेकर जो निर्देश अब दिए गए हैं तो वो अब सैनिटाइजेशन का जो काम वो पहले भी किया जा चुका है और पहले ही आदेश थे कि अब कोई भी सरकारी स्कूल वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर नहीं होगा। तो ऐसे में वहाँ पर जो कहा गया है कि जितना भी सैनिटाइजेशन का कार्य है वो 21 सितंबर से पहले पूरा हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो छात्र आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे क्योंकि कक्षाएं नहीं लगेंगी, ये साफ तौर पर कहा गया है। केवल वो गाइडेंस ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो 21 सितंबर से पहले मुकम्मल हो जाएगी। और जिस तरह से तमाम आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रदेश में शुरू हो रही हैं तो उसमें शैक्षणिक जो गतिविधि थी वो अब तक बंद थी। ऐसे में जो केंद्र सरकार ने पहले ही जो गाइडलाइन दी थी उसमें 21 सितंबर से स्कूलों को शुरू करने को कहा गया था और उसी के तहत हिमाचल सरकार ने भी फैसला लिया है। हालांकि जो कॉलेज स्तर की प्रथम वर्ष और
द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होनी थी, वो परीक्षाएं अभी नहीं होंगी। उसको लेकर भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जाएगा कि अगर अनलॉक 5 में वहां से कोई गाइडलाइन जारी होती है या क्या वो परीक्षाएं होनी है या केवल उन्हें प्रमोट किया जाना है। ये केंद्र सरकार की तरफ से ही गाइडलाइन आनी है, उसके बाद ही कॉलेज स्तर पर विचार होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कॉलेज में भी कोई छात्र परामर्श लेने के लिए आना चाहता है तो उसे अनुमति रहेगी। लेकिन जो स्कूलों को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि जो छात्रों के अभिभावक हैं या उनके संरक्षक हैं, उनकी लिखित सहमति उसके लिए जरूरी है। अगर कोई गाइडेंस लेने के लिए छात्र आ रहा है तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, सशर्त ये शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर जो है उनको आना होगा छात्रों को। तो ये तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो अपनाने होंगे। जी कुसुम। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं हिमाचल में, लेकिन बड़ी बात यह है ये स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगेंगी। 9वीं से 12वीं तक के छात्र जो हैं स्कूल में सिर्फ और सिर्फ परामर्श लेने के लिए जा सकेंगे और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और चलिए अब आपको कोरोना का अपडेट देते हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 2488 नए केस दर्ज किए गए हैं, 23 की मौत हो गई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 339 नए मरीज पाए गए हैं। 24 घंटे में 2188 संक्रमित और रिकवर भी हुए हैं। तो अब तक 1,06,000 मामले हो चुके हैं और 1092 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 84,000 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 2488 नए केस सामने आ चुके हैं और 23 की मौत हो गई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 339 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 2188 संक्रमित मरीज जो है वो रिकवर भी हुए हैं और अब तक 1,06,261 मामले हरियाणा में हो चुके हैं। 1092 की मौत भी कोरोना की वजह से हो चुकी है। और पंजाब का हाल आपको बताते हैं। पंजाब में 24 घंटे में 2800 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 62 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है। लुधियाना में सबसे ज्यादा कहर बरप रहा है कोरोना का। लुधियाना में 437 नए केस सामने आए हैं, 12 ने दम तोड़ दिया है। अमृतसर में भी कहर बरप रहा है कोरोना का। 401 नए मरीज मिले हैं, 2 की मौत हुई है। मोहाली में 312 नए केस सामने आए हैं, 6 मरीजों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। जालंधर में 307 नए मामले सामने आए हैं, 10 लोगों की यहां पर कोरोना की वजह से मौत हो गई है। पटियाला में 219 मामले सामने आए हैं, 5 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। पंजाब में 24 घंटे में 2645 संक्रमित रिकवर भी हुए हैं। पंजाब में कुल 92,833 मामले अब तक हो चुके हैं। 2,708 की मौत हो गई है। 68,463 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। और हिमाचल का हाल आपके सामने। हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 12 संक्रमितों की मौत हो गई है हिमाचल में। 24 घंटे में कोरोना से 432 नए केस भी सामने आए हैं और अब तक कुल 11,622 केस हो चुके हैं। 108 की मौत हो चुकी है। 7,054 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 4,430 हिमाचल में एक्टिव केस है। लेकिन बड़ी बात देखिए, 24 घंटे में 12 जिंदगियां कोरोना की वजह से हिमाचल में खत्म हो गई है। लगातार आंकड़ों के बढ़ने के साथ अब चिंता मरने वालों की है, कोरोना की वजह से दम तोड़ने वालों की है। 24 घंटे में हिमाचल में 12 जिंदगियां कोरोना की वजह से मौत के आगोश में समा चुकी है। और चंडीगढ़ का हाल आपको बताते हैं। चंडीगढ़ में कोरोना से 4 और लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 260 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 353 मरीज भी रिकवर हुए और अब तक कुल 9,506 केस हो चुके हैं। 110 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 6,415 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। 2,000
978 एक्टिव केस है। तो चंडीगढ़ में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि चंडीगढ़ में आंकड़ों के बढ़ने के साथ साथ अब मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से 4 और लोगों की चंडीगढ़ में मौत हो गई है। 260 नए केस सामने आए हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल में अंतर तो आप देख चुके होंगे, लेकिन आपको एक ऐसा स्कूल दिखाते हैं जो फिसड्डी है। कुरुक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का सरकारी स्कूल 5 स्टार प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहा है। फिर चाहे शिक्षा की बात हो या फिर तमाम सुविधाओं की, कहा तो इन्हें फिसड्डी जाता है, लेकिन ये तमाम तरह के स्कूलों को मात देते जा रहे हैं। तस्वीरों में 5 स्टार सा दिखने वाला ये स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र जिले के मुर्ताजापुर का सरकारी स्कूल है। जिला स्तर पर ब्यूटिफिकेशन का इनाम हासिल करने वाला ये स्कूल पढ़ाई और खेल में प्राइवेट स्कूल्स को भी मात दे रहा है। स्कूल की दीवारों पर सामाजिक ज्ञान देने वाले स्लोगन नहीं, बल्कि मैथ साइंस के फॉर्मूले, हिंदी संस्कृत विषय के चार्ट लगाए गए हैं, ताकि बच्चे हर समय शिक्षा से जुड़े रहें। हम सब ने मिलकर पंचायत के सहयोग से इस स्कूल में काफ़ी कुछ किया है और आज स्कूल की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। तो आपके बच्चे भी अपने जो प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में? जी हाँ, मैं इस बार अपने बच्चे को, मेरी लड़की है, मेरी बेटी भव्या शर्मा, उसको +1 में मैंने यहाँ पर